अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। गफ्फार साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक सर। ये सर अब्दुल हमीद साहब भी हैं, वो अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अभी ज्वाइन कर दिया अच्छा सर। हमीद साहब भी हैं और आप हैं और मसूद साहब भी होंगे जो कि यूके में होते हैं, कंसल्टेंट है वहाँ पे, यहाँ अच्छा सर। रेगुलर ज्वाइन करते हैं। अच्छा सर। इस तरह है ना कि इसमें हमारे पास ज्यादातर लोग हैं जो एग्जाम में अपियर होंगे, अभी जो एग्जाम आ रहा है 20 जी तारीख, सर। तो इसमें हमने आज 3 केसेस रखे हैं और एग्जाम में भी 3 केसेस होंगे इनके, जो 20 मिनट्स ईच केस होगा। अच्छा सर। 5 मिनट में हिस्ट्री लेनी है, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन, फिर एग्जामिनेशन 5 मिनट और फिर 10 मिनट का जो डिस्कशन होगी। 20 मिनट्स में हमने जो टू द पॉइंट डिस्कशन सारी पूरी करनी है सर। अच्छा सर। तो इसमें देखते हैं, लेकिन अच्छा नहीं, इसमें हम उसको कोई सिनेरियो बताएंगे कि सर हिस्ट्री और क्लिनिकल, हम उसको थोड़ी सी हिस्ट्री देंगे और उस बेस पे उसने पूछना है, फिर एग्जामिनेशन उस तरह किस तरफ बताएगा और फिर एग्जामिनेशन फाइंडिंग बाद में हम देंगे। लेकिन उसने अच्छा पूछना सर। है, डॉक्टर फारूक होगा, अगर उसने कोई हिस्ट्री पूछनी है तो उससे पूछेगा, अगर ही विल प्रेजेंट लाइक ए पेशेंट, तो जी सर। जो भी पूछना है उसने उसके कहे, लेकिन ही शुड बी फोकस्ड। हमीद साहब आप हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? कैसे आप? ठीक ठाक। अच्छा फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हमने आज हमारे पास 2 एग्जामिनर हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अमीद क्या हाल चाल है? अच्छा कैंडिडेट्स के लिए आज हमारे पास 2 एग्जामिनर हैं। डॉक्टर ब्रिगेडियर गफ्फार साहब हैं। गफ्फार साहब को आप सारे जानते हैं, वो काफी पुराने एग्जामिनर हैं और आजकल है वो जो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है पिंडी में, वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अब्दुल हमीद साहब हैं, वो हमारे काफी सीनियर एग्जामिनर हैं, इज अ गुड टीचर, सुपरवाइजर भी हैं, इज फ्रॉम लाहौर। और आप लोग इंशाल्लाह यू विल बी वेरी हैप्पी विद देम, आपको काफी फायदा होगा इसका। तो मसूद साहब ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक ना? चलो बीच में ज्वाइन करेंगे मसूद साहब भी। तो सर शुड वी स्टार्ट? नहीं जी, कर लिया मैंने ज्वाइन। मसूद साहब भी हमारे रेगुलर मेंबर हैं, यानी उनको हम एज ए इंटरनल एग्जामिनर ले रहे हैं और उनका हमारे वार्ड की टीचिंग में काफी कंट्रीब्यूशन है उनका। इज इन इंग्लैंड, वहाँ पे परमानेंट कंसल्टेंट है और वहाँ पे भी अपनी टीचिंग में काफी इन्वॉल्व होते हैं और हमने यहाँ पे भी ऑन बोर्ड आपके साथ लिया हुआ है। तो टुडे द केस विल, कौन करेगा आज का केस? कौन करना चाहता है? कैंडिडेट्स मैं करूंगा। अच्छा, डॉक्टर मुमताज है सर, ही इज फ्रॉम जेपीएमसी कराची और पहला केस डॉक्टर मुमताज करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो सर शुड बी स्टार्टेड हमें साहब? जी बिल्कुल सर, शुरू कीजिए जी। वो कुछ ब्रीफ हिस्ट्री लेनी है। ये सर एक पेशेंट है, who is 27 years old, फीमेल है। She presents with history of headache and right facial numbness. ये उसकी ब्रीफ हिस्ट्री है, बाकी उसने रिलेवेंट हिस्ट्री लेनी है and it should be in 5 minutes sir. Okay sir. So first of all, I will greet the patient and introduce myself to the patient and take consent for the history, and then I will take the biodata of the patient, the name, age, and marital status, and like the handedness, and then comorbids, and then I will screen the patient for the neurological symptoms. She already has the headache and facial numbness, and other I also inquire other symptoms if she does have, like like the vertigo and the gait disturbance and the weakness. So, and then I will explore these symptoms. I will ask regarding the headache. आप पूछिए ना, आप इससे पूछिए, आप इससे पूछिए कि आप में क्या है, जो चीजें हैं वो बता देगा आपको हिस्ट्री पे ना, आप पूछ लीजिए। ठीक है सर। अच्छा, आपको सर में दर्द जो है ना किस जगह पे होता है? पीछे होता है। किस जगह पे? सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे? सीधी साइड पे होता है। ठीक है। ये अचानक हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता हुआ था? आपकी आवाज कम आ रही है। जी जी, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। किस किस्म का दर्द है? बस ऐसे भारीपन रहता है और कभी कभी शदीद हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और ये इसकी शिद्दत कितनी है? है काफी होता है दर्द।
ज्यादा होता है, बर्दाश्त कर सकते हैं या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बर्दाश्त तो करना पड़ता है, लेकिन ये कि दवा लेते हैं तो फिर कुछ फायदा होता है। अच्छा ठीक है। और ये हर हमेशा रहता है हर वक्त या बीच में हर छोड़ के वक्त भी रहता जाता है, है दर्द? हर वक्त होता है। हर वक्त रहता है। और अब ये आपको कितने टाइम से सर में दर्द है? इसको हो गए 6-8 महीने हो गए। 6-8 महीने में ये अभी जैसे शुरू में था सर में दर्द उतना ही है या इसकी इजाफा थोड़ा हुआ बढ़ है? गया, पहले से थोड़ा बढ़ गया। बढ़ गया है। जी। ठीक है। दिन में किस टाइम पे ये ज्यादा दर्द होता है आपको? दिन में वैसे तो हर वक्त ही रहता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये कि हाँ, सुबह हाँ, सुबह थोड़ा ज्यादा होता है। सुबह पे ज्यादा होता है। ठीक है। तो उसके साथ फिर उल्टियां होती हैं आपको? उल्टी भी कभी कभार हो जाती है। ठीक है। जब आपको उल्टी होती है तो उसका क्या असर होता है सर के दर्द पे? थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस होता है, फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और किस चीज से सर का दर्द बढ़ता है आपका? ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देखे खांसने से बढ़ता है या पेशाब करने से, पायखाना करने से बढ़ता है दर्द? इससे महसूस तो होता है कि शायद थोड़ा बढ़ गया हो। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा, इस सर के दर्द के साथ जब आपको सर का दर्द ज्यादा हो तो कभी आपको जो है ना आंखों पे जो है असर तो नहीं होता ज्यादा, या नजर पे कोई असर तो नहीं होता, धुंधलापन तो नहीं हो जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये आप जो बता रहे हैं कि मुंह पे सुनपन है, ये कौन सी साइड पे सुनपन है? सीधी साइड पे। सीधी साइड पे। ये किस कब से है? ये भी हो गए 3-4 महीने से। 3-4 महीने से। ठीक है। तो ये कैसे होती है सुनपन? इसमें दर्द वगैरह होता है या सिर्फ सुनपन है? सुनपन है, दर्द तो नहीं होता, लेकिन ऐसे जैसे सुइयां चुभती हैं, इस तरह से होता है। अच्छा, ये सुइयां जो चुभती हैं ये शुरू में आपको अचानक हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता हुआ था? ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि पहले से अब ज्यादा होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ही हुआ है। अच्छा ठीक है। इसका जो है ना ब्रश कर, आप टूथ ब्रश वगैरह करते हैं या दांत वगैरह के लिए जो टूथपिक वगैरह यूज करते हैं, उससे इस उसमें दर्द में हाँ, उसमें कभी इजाफा कभी होता हाँ, है? उसमें इजाफा हो जाता है। इजाफा हो जाता है। ठीक है। और ये मुंह पे कहाँ तक होता है सर का दर्द? आंखों के इर्द गिर्द होता है या गालों पे हाँ, होता ये है? ज्यादा ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा होता है। ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, और ये कम कैसे होता है? इसके लिए दवाई वगैरह आप लेते हैं? दवाई वगैरह लेते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए आराम आता है, लेकिन फिर लेके रहता है रेगुलर। कौन सी दवाई लेते हैं? दवाई का नाम तो याद नहीं है, बस ये कि वो सुबह शाम। ठीक है। इसके वाह। इसके अलावा आपकी जो आवाज सुनाई बदली। सही? मुमताज, आपका टाइम खत्म हो रहा है एसटी का। जी बोले, दोबारा बोले, जी सॉरी। सर, मैं कह रहा हूँ सुनाई सही है आपकी? वो भी कम हो गया है। वो कब से कम है? वो भी अभी महसूस किया मैंने, कुछ अर्से पहले ही फोन पे बात करते हुए पता चला, कम महसूस हो। ठीक है। जी। ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है या अचानक हुई है? मैंने तो अचानक से महसूस किया, लेकिन शायद उसके बाद बढ़ती जा रही है। फोन पे कितना सुन लेते हैं आप? अभी तो मतलब उसको बोलना पड़ता है कि थोड़ा ऊंचा बोलें। अच्छा हाँ, ठीक काफी है। ऊंचा बोलते हैं, फिर वरना सुनाई कम सुनते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी कान में, या कभी बुखार वगैरह तो नहीं। नहीं रहता? जी नहीं। नहीं रहता। इसके अलावा कोई दवाई वगैरह ली हो जिसकी वजह टाइम से खत्म हुआ हो हो? गया मुमताज का। अच्छा सर, वो गफार साहब, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं हिस्ट्री बेस पे? असल में सर बात है ना कि ये जो उसने अभी हिस्ट्री ले ली ना, जी जी सर। ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की हिस्ट्री ले ली। इस बेस पे तो वो कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस नहीं कर सकता है। या तो उसको पहले से बताना चाहिए कि आप कम से कम इस पेशेंट की सन्यूरी देख ले। 27 ईयर ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ हेडेक एंड फेशियल नमनेस। अब आप 4 या 3 सिग्निफिकेंट किस्म के हिस्ट्री के पॉइंट्स ले लो ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट इज माय प्रोविजनल डायग्नोसिस। अब इसकी हिस्ट्री जो मैंने सुन ली, इससे तो मुझे कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस का ग्राउंड नहीं बन रहा है। तो अब यह कि मैं उससे सवाल ये पूछता हूँ कि कीपिंग इन व्यू दी हिस्ट्री, इसको आप कौन से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं ताकि आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस में फायदा हो जाए, कीपिंग इन व्यू दी हिस्ट्री पॉइंट्स? ठीक है सर। आई वांट टू सी द पेपिलेडिमा। सर टारगेटेड एग्जामिनेशन बताऊंगा। पेपिलेडिमा देखना चाहता हूँ सर, एंड कार्नियल रिफ्लेक्स देखना चाहता हूँ। देन सर रेनीज टेस्ट एंड वेबर टेस्ट करना चाहता हूँ।
So then, sir, sensation on the V1, V2, V3 वहाँ करना चाहता हूँ, सेंसेशन चेक करना चाहता हूँ, एंड देन सर मोटर कंपोनेंट चेक करना चाहता हूँ, मैं जांच चेक करना चाहता हूँ। देखिए और आप उसके मुझे अलावा एक एक करके सेरिबुलर बता दिया करें, सिम्पटम्स। मुझे आप एक एक करके बता दिया करें और आपको जवाब उसी वक्त मिल जाएगा कि ये क्या। एक आप पिपिलेडीमा देखना चाहते हैं, जी सर। तो पिपिलेडीमा उसको नहीं है, ठीक है। दूसरा आप क्या देखना चाहते हैं? कार्नियल रिफ्लेक्स। कार्नियल रिफ्लेक्स उसका पॉजिटिव है। ठीक है सर। और सर रेनीज टेस्ट एंड वेबर टेस्ट सर। इसमें आप क्या देखना चाहते हैं कि कौन सी वाली कंडक्टिव है या सेंसरी न्यूरल डिफनेस है? जी सर। इसको ऐसे कोई कंप्लीट वो नहीं है, क्या नाम है, विजन क्या ना हियरिंग लॉस नहीं है। जी सर। और सर मैं सेरिबुलर सिम्पटम्स और लोअर क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करना। लोअर क्रेनियल नर्व उसकी इंटैक्ट है, कोई मतलब है उसको वो नहीं हो रहा है क्या ऐसे मसला स्वॉलिंग में या नेजल रिगर्जिटेशन या कोई होर्सनेस ऑफ वॉइस, ऐसे कोई फाइंडिंग उसको नहीं है? सही सर। देन सर सेरिबुलर एग्जामिनेशन सर। सेरेब्रल एग्जामिनेशन में मतलब है ना ऐसे कोई सिग्निफिकेंट मतलब है ना कौन सी चीज आप देखना चाहते हैं? मतलब हाइपोटोनिया देखना चाहते हैं, डिसडाइडोकाइनेसिया करना चाहते हैं, जी सर। कौन सी टेस्ट आप करना चाहते हैं जिसमें आपको जी सर डिसडाइडोकाइनेसिया और फिंगर नोज टेस्ट। कोई सेरेब्रल साइन उसका हाइपोटोनिया से लेके हील शीन से लेके मतलब है नोज फिंगर से लेके कोई भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं है जो सेरेब्रल लीजन को बताती है। वो सर प्रोनेट ओनली जो पॉजिटिव फाइंडिंग है ना वो नमनेस है। राइट। और नमनेस आपको दोनों साइड पे चाहिए कि वन साइडेड चाहिए? वन साइडेड सर। अच्छा, तो अगर उसको सिर्फ राइट साइडेड की नमनेस हो, लेफ्ट साइड पे उसको नमनेस नहीं है। सही सर। उसमें अगर आपने कंफर्म करना होता है कि कौन से वालों में है उसको, मतलब है ना ट्राइजेमिनल की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, V1 में, V2 में, V3 में, तो भी आप चेक कर लें। वो सर पेशेंट ने बताया सर कि मुझे आंख वाले हिस्से में सर जो है ना वो मतलब V1 में जो है ना वो। हाँ ठीक है। और कोई चीज आपको चाहिए? ये सर ये बाकी फाइंडिंग सर ये फाइंडिंग जी सर। जी सर। So what do you think, keeping the new history and clinical examination, what do you think your patient is suffering from? Sir, I think my patient has the right CP angle tumor that is involving the trigeminal nerve, and the top one most probable diagnosis is the epidermoid cyst, and then sir the meningioma. How can you say that your patient is having epidermoid cyst? Because of my patient has the initial presentation of the trigeminal nerve. He has the trigeminal neuralgia-like symptoms, pain, severe pain in So the then why the patient is not having trigeminal neurinoma? जी सर। एपिडर्माइड के बारे में कौन सी स्पेसिफिक पॉइंट है आपके पास जो आप कह रहे हैं कि my first diagnosis is epidermoid? So number one is the patient is sir female and young age, and number third is presenting with trigeminal symptoms. अच्छा, so what is your differential diagnosis? जी sir. What is your differential diagnosis in addition to the? Yes sir. Epidermoid cyst, meningioma and vestibular schwannoma sir. अच्छा, और ये सब तीन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये तीन आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट योर पेशेंट? इसमें जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट है ना रिगार्डिंग द कॉर्निया और क्या नाम है रिगार्डिंग एपिडर्माइड, दैट इज ओनली द यंग एज, राइट सर, with the presence of the numbness and that other things of the trigeminal neuralgia type symptoms, that is the only young age which can favor the right sir epidermoid. right sir. तो अगर सीप एंगल में मास हो तो उसके सिम्टम कौन से आ सकते हैं? नॉर्मली ब्रेन स्टेम पे कंप्रेशन आ सकती है, सेरेबेलम पे कंप्रेशन आ सकती है, फोर्थ वेंट्रिकल पे सर और सेवंथ, और दूसरी बात है सीप एंगल के नर्व्स पे प्रेशर आ सकती है। जी सर, तीन जगहों पे उसके सिम्टम आ सकते हैं ना। तो आपने इसके बेस पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस रख दे, एक आपका एपिडर्माइड है फर्स्ट,
सेकंड आपने जी सर। ट्राइजेमिनल न्यूरोनोमा लिख दिया, और थर्ड जी। आपने वेस्टिबुलर सर श्वानोमा रख दिया। वेस्टिबुलर श्वानोमा रख दिया। जी सर। तो how will you investigate your patient to confirm your diagnosis? So I will do the MRI brain with contrast, and then I will do the audiometrics test. Audiometric और कोई टेस्ट आपको चाहिए? सर और सर ऑडियोमेट्रिक्स के अलावा बाकी सर ABR वगैरह करा सकते हैं सर। MRI आप कौन सी वाली करना चाहते हैं? सिंपल आप MRI फीस्टा सर, MRI फीस्टा। अच्छा सर, उसको MRI की फिल्म में जरा दिखा दें। ये MRI फिएस्टा क्या है मुमताज? ये सर फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी इमेजेस, इसमें सर CSF सिग्नल आते हैं और इसमें हम नर्व्स को ज्यादा जो है ना सही तरीके से देख सकते हैं सर फीस्टा में। तुम्हारी मेन डायग्नोसिस क्या है? सर मेन डायग्नोसिस एपिडर्माइटिस। तो वो फिएस्टा पे पता चल जाएगी तुम्हें? तो वो DWI पे पता चलेगी। हाँ ठीक है, चलो देख लो ये क्या है फिर। कर सकते हैं जी ये देखने क्या है। जी सर, दिस सारे इज फिल्म में दिखाऊं? जी सर। अब ये उसको एक एक करके सर दिखा दे, सर लालरेमान उसको एक एक करके दिखा दे। बेटा आपको क्या नजर आ रहा है डॉक्टर मुमताज? व्हाट डू यू सी? This is the MRI brain axial view T2 weighted image, and there is the hyperintense signal in the right CP angle, and data are extending towards the brain stem, and fourth ventricle is also compressed, sir. अच्छा, फोर्थ वेंट्रिकल नजर नहीं आ रहा है? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा था। मुझे तो नजर आ रहा है। सही सर। सिस्टर ने मैग्ना आपको नजर आ रहा है? जी सर, सिस्टर मैग्ना नजर आ रहा है। CSF है उसमें? जी सर। अच्छा, तो वेंट्रिकल नजर नहीं आ रहा है? ये फोर्थ वेंट्रिकल अभी सर ये नजर आ रही है, सर ने अच्छा, डाट नजर आ रखा गया। है। अच्छा, तो ये किस किस्म का है? T2 में अगर आप इंटेंस नजर आ रहा है जी सर, तो अब और कोई फिल्म देखना चाहते हो उसके T1 या कंट्रास्ट वाली? T1 कंट्रास्ट और DWI सर देखना चाहूंगा। अच्छा सर, लालेमान उसको बाकी फिल्म जो अवेलेबल है वो उसको दिखा दें। ये सर T1 कंट्रास्ट है। ये T1 है। जी सर, इसमें क्या नजर आ रहा है? सर हाइपोइंटेंस सिग्नल्स हैं सर, CSF सिग्नल्स ऑन T1 weighted अच्छा, image। इसका कोई ब्रेन स्टेम पे, कोई सेरेबेलम पे कोई मतलब है ना प्रेशर इफेक्ट्स है कि नहीं है? ब्रेन स्टेम पे सर पहुंच रहा है, लेकिन जो है ना प्रेशर इफेक्ट नहीं है सर, सेरिबेलम पे नहीं लग रहा प्रेशर। कैसे प्रेशर इफेक्ट्स आप कंफर्म करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन की ब्रेन स्टेम पे प्रेशर इफेक्ट्स है कि नहीं है? So How do you clinically, test your patient? if there are the pressure effects on the brain stem, then the patient will present with the symptoms like the diplopia or the cranial nerve cross semi symptoms, and then nystagmus, sir. What are long track signs? Long track signs, sir. In the long track sign, there the hyperreflexia and upgoing plantars and abdominal reflex will be absent. Achha. So you mean that your patient is having this type of findings? You have seen the T1 weighted images and T2 weighted images. Then how will you confirm your diagnosis? I will confirm, sir, with diagnosis with the DWI, sir. अच्छा, सर वो फिल्म है आपके पास डिफ्यूजन वेटेड? ये सर। अच्छा जी सर। So these are the one is the DWI and second is the ADC image. In DWI there is the fluid restriction in the same lesion, and in ADC there is a hypointense signals. अच्छा, कौन सा DWI है बताना सर? ये जो जिस साइड पे एरो लगा हुआ है ये सर DWI है सर। इधर लगा हुआ है एरो? अच्छा, लेफ्ट वाला राइट वाला? ये आ गया एरो, अब बताओ। जी सर, ये DWI है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने अभी डायग्नोसिस कंफर्म कर दिया? जी सर, एपिडर्माइटिस सर। एपिडर्माइटिस है। तो इसके बाकी डर्माइट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर इन डर्माइटिस सर, नंबर वन डिफरेंस इज द लोकेशन
epidermis is lateral to the midline, dermoid is in the midline. And second difference ठीक is anything else? and second difference, sir, is the dermoid is hyperintense on T1 weighted image, while epidermoid follows the CSF signal, sir. And third difference is the of the epithelium, sir. Other sir, radiological बताऊं सर या सारे बताऊं? नहीं रेडियोलॉजिकल नहीं, बेसिक उसकी जो मतलब है डेवलपमेंटल डिफरेंस है ना बिटवीन द एपिडर्माइड एंड द dermoid. Okay. In the both are the ectodermal, sir, in origin retraction pouch, but Both in the are ectodermal. जी sir. And नहीं it is मतलब both are the derivatives of the ectodermal germ layers. जी sir. Is there any difference between the epidermis is the stratified squamous epithelium, while the dermis is the stratified squamous epithelium with dermal appendages, sir. देखिए बेटा बात है ना, the difference is clear cut. Epidermoid is even ectodermal derivative, and the dermoid is even derivative from all the three germinal layers. all the three germinal derm layers. भी है, endoderm भी है, उसमें जितने भी मतलब mesodermal derivatives है, endodermal derivatives है, all these structure can be available there. इसमें cyst भी हो सकता है, इसमें calcification भी हो सकता है, इसमें soft tissue भी हो सकता है, इसमें cyst भी हो सकता है. Anything can happen within the dermoid. And in epidermoid, it is only the epidermal derivative. Now, how will you manage your patient? Sir, in management, first of all, I will counsel the patient and then admit the patient and do pre-op workup and do the retrosigmoid surgery, sir. In the surgery, I will do the resection of the retrosigmoid surgery. I will do the resection of the cyst. Take care during the surgery for the not to split the contents of the cyst. And for this, I will also do you means that you will remove the cyst in toto? Yes. मतलब इसमें by parts remove करेंगे. Do you want to open the capsule of the cyst or it will remain intact? I do not want to open the cyst, because if the contents are how spilled, how can you remove the epidermoid along with the capsule? If it is too much adherent to the surrounding structure, that is been attached to the brainstem, that is attached to the surrounding cranial nerves within the CP angles. So how can you remove along with the? So if the wall is attached to the structures, then I can remove the. How do you know that the wall is attached to the surrounding structures? Yes, sir. Can you know intraoperatively that the wall is attached to the surrounding structure and I should not remove along with the walls? I should not go for the in toto. So what will be your response when you have some occipital approach and you cerebellum, you remove the CSF, you make the brain relax, and now you have seen the crystal wide capsule. So how do you proceed further? So do you want to open the capsule or not? So I do not want to open the capsule, sir. So then, but tell me, how can you remove? That is very much adherent to the surrounding structures. मुमताज कैप्सूल कैसा होता है इसका? सर इसका कैप्सूल सर कैप्सूल कैसे नजर आते हैं? प्रैक्टिकल लैब में जरा उसका बता दो. इस तरह आम प्रैक्टिकल लैब में जो चीजें नजर आती है रूटीन में घरों में भी नजर आते हैं. You can see in the kitchen also, you can see somewhere else. एक स्पेशल किस्म का उसका कलर होता है जिसको आप देख के आपको फौरन पता चल जाता है that I am confronting with the epidermoid cyst. सही सर. कैसे लग रहा होता है? Sir, pearly white. Sir, pearly white in color, sir. मतलब इसका प्रैक्टिकल लैब एग्जांपल दे दो, मतलब मैं इससे समझ नहीं आएगा. कैसे मतलब कोई ऐसी चीज आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल सर सफेद नजर आएगा. सफेद तो काफी चीजें होती है, मतलब डू यू थिंक इट इज लाइक सफेद पेपर जिस तरह व्हाइट पेपर होता है? मिसाल दे दी, मिसाल किसकी तरह नजर आता है? मिसाल दे दी, उसका एक प्रैक्टिकल लैब में मिसाल दे ताकि उससे मतलब ना बाकी कैंडिडेट का भी माइंड क्लियर हो जाए, मेरा भी माइंड क्लियर हो जाए कि ये किस तरह नजर आएगा. सर बिल्कुल मोती की तरह, जो व्हाइट सफेद मोती होते हैं उसकी तरह होते हैं. अच्छा,
ये तो आपने बड़ा, हमने तो मोदी कभी देखा नहीं है। ये जो मोमी कागज नहीं होते जिसमें सिगरेट रखते हैं, ठीक है, वो जिसको तीला कहते हैं ना, ये इस तरह व्हाइट होता है, ठीक है। सही सर। हाँ, मेरा ख्याल है उसको खोल ही दो, ठीक है, फिर जरा आपको आसानी रहेगी ऑपरेशन करने में। सही सर। सब सील्स के साथ कंप्लीट निकालना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा सर आप अगर आप ये सारा कुछ पील ऑफ करवा लेना ब्रेन स्टेम से, तो बाद जी में सर। ब्रेन स्टेम एडिमा शुरू हो जाएगा, योर पेशेंट विल गो ऑन वेंटिलेटर एंड यू विल फेस द कॉम्प्लिकेशंस। और सारे राइट सर। न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट आप करवा लोगे, बेसल क्रेनियल नर्व्स वगैरह डैमेज करवा राइट लोगे, सर। तो मेरा ख्याल है कि कैप्सूल के साथ निकालना इट्स नॉट गुड सर। क्या कॉम्प्लिकेशन उसकी सर्जरी के होते हैं? What complication you will face after having surgery on epidermal in the CP angle? इसमें सर नंबर 1 केमिकल मेनिंजाइटिस इंट्राऑपरेटिव सर, एंड What is chemical meningitis? Chemical meningitis क्या होती है? सर मतलब it is the aseptic meningitis. It is not due to the infection. They are the तो क्या होता है ये? contents of the epidermid causes the reaction to the surrounding structure. So तो क्या होता है इसमें? the chemical meningitis. नहीं, उसके वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है? क्या रिएक्शन होता है? So inflammation हो जाएगा, swelling हो जाएगी, cerebral edema तो हो मरीज के जाएगा। क्लिनिकल सिम्टम क्या होंगे? सर वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, रेज आईसीपी के कौन सिम्टम्स से हो किस सकते किस्म के हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट? फीवर होगा सर, नेक रिजिडिटी वगैरह पॉजिटिव होगी, मेनिंजिज्म के अच्छा, साथ। ठीक। अच्छा, और क्या? एक तो ये सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो गया। अच्छा गफार अच्छा, साहब, दूसरी टाइम खत्म हो गया इस केस का, तो आप इसको फीडबैक दे दें और इसको पास करना है या फेल करना है वो बता दें सर। पास तो कोविड की वजह से है, क्योंकि बात है ना कि उसने काफी चीजें बता दी, और दूसरी बात है ना कि ये इन कैंडिडेट को पहले से पता होता है कि हम कौन सी केस प्रेजेंट करेंगे। नो दे डोंट नो सर, दे डोंट नो। ये सिर्फ आपको पता है और हमें पता है बस। लेकिन बात है ना कि जिस तरह उसने क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जिस तरह उसने हिस्ट्री पैड्स पूछ लेना, इस क्लिनिकल हिस्ट्री पे और इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पैड्स पे तो डायरेक्टली एपिडर्माइड को फर्स्ट डायग्नोसिस करवाना सिर्फ एज की बात है ना। मैंने कहा दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क। जी सर। राइट सर। हाँ, तो टेक्निकली मतलब है ना कैंडिडेट ठीक है, लेकिन बात है ना कि जो बेसिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ना, मतलब है ना इसकी क्या नाम है, एपिडर्माइड के ना जिस तरह सर्जिकल स्टेप्स है और उसके जिस तरह इंट्रोटो उसको रिमूव करना चाहता है और कैप्सूल के साथ निकालना चाहता है ना, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसको मतलब है ना इन लॉन्ग रन इस पेशेंट विल नॉट बी हैविंग गुड results. Otherwise, keeping in view the clinical examination and history points, they are not good, they are satisfactory. But as far as the management protocol is concerned, मतलब that is not up to the mark. तो आपने आखिर में पास किया कि फेल किया, ये सर बताएं। मैंने तो उसको पास नहीं किया। ठीक है, पास नहीं। ठीक है सर। क्योंकि बात है ना कि मुझे तो पेशेंट से काफी हमदर्दी है। ठीक है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट केस हम शुरू कर रहे हैं एंड इसमें अच्छा डॉक्टर अमित से भी नंबर ले लें कुछ। दूसरा केस शुरू करवा रहे हैं ना। जी जी सर। उससे पहले सर इनको ये बता देना कि जब आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 या 4 जो जेन्युइन रेलेवेंट हिस्ट्री पॉइंट्स हो वो बता दे, ताकि हमें पता चल जाए ना कि इसको इन सिम्टम में कैसी हिस्ट्री के बेस पे और कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ये कोई 50 चीजें नहीं पूछना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बात है ना ये कोई आधे घंटे वाला केस तो है नहीं। इसके लिए तकरीबन 3 या 4 डायग्नोस्टिक हिस्ट्री पॉइंट्स और 3 या 4 डायग्नोस्टिक क्लिनिकल पॉइंट्स, ताकि आपको एक रफ आइडिया प्रोविजनल डायग्नोसिस के लिए मिल जाए ना। ठीक है आई सर, थिंक दैट विल बी मोर ठीक है। अच्छा, मोर फेवरेबल। डॉक्टर मसूद साहब, आपको कोई कमेंट्स है इस केस पे जो अभी हुआ? हाँ, मेरे कमेंट्स है क्विक वन। एक तो ये कि जब इसने नमनेस की हिस्ट्री लेना शुरू की है तो इसने ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की हिस्ट्री लेने की कोशिश करी, लेकिन इसने पेन का कैरेक्टर नहीं पूछा। इसने डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज पूछी, लेकिन कैरेक्टर इज द मेन थिंग टू डिस्टिंग्विश। और आखिर तक मुझे पता नहीं चल सका कि इस पेशेंट को नमनेस है या न्यूरल्जिया है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि वही डिफरेंशियल वाली बात जैसे गफार साहब ने की कि अगर ये ट्राइजेमिनल न्यूरोमा बोलता ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन ये इसको छोड़ के इसने कहा कि जी 5th नर्व का कोई लीजन है, और इसने फिर अपने डिफरेंशियल में ट्राइजेमिनल न्यूरोमा को बिल्कुल ही नहीं डाला।
और ये इस पे पहुंच गया एपिडर्मॉइड पे सीधा सीधा। इससे मुझे ये डाउट हुआ है कि जैसे गफार साहब ने कहा कि शायद इसको पता था पहले से। नहीं, इसको पता नहीं था, लेकिन वैसे उसने और तीसरी बात जिसको ये, पता नहीं था बल्कि उसको बताया गया था, मेरा ख्याल है। नो बिल्कुल कुछ इस तरह नहीं और था। तीसरी बात ये है कि जी एक थोड़ी सी, ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस का टाइम होता है जब आपको 2 एग्जामिनर पूछ रहे हो और ये सारी चीजें, लेकिन जब इससे गफार साहब ने कहा कि जी वो एडहेरेंट है, कैप्सूल खोलोगे कि नहीं खोलोगे, सो दैट वाज अ हिंट, लेकिन ये हिंट ले ही नहीं रहा था कि नहीं मैं नहीं खोलूंगा कैप्सूल। तो ये चीज थोड़ी सी, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, तो सुनो कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है जो कि तुमने नहीं ली। तो ये मेरे कमेंट्स है। और ख्याल में डॉक्टर हमीद से पूछें आप, वो क्या कहते हैं। अब्दुल हमीद साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन जो है ना वो अब्दुल हमीद साहब, सिर्फ एक चीज में सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, पूरी नहीं आ रही, माइक के करीब। उसके साथ डायरेक्ट नहीं कर रहे, तो थ्योरेटिकली आपकी बहुत सारी चीजें जो ना वो आप। जी सर, मेरी बात आ रही है? अभी आ रही है। जी सर, जी सर। सर मेरी बात आ रही है? अभी आ रही है। यस सर। मैं गफार साहब और मसूद भाई को जो ना सेकंड करूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आपके पास पेशेंट नहीं पड़ा होगा ना, तो आप थ्योरेटिकली सिर्फ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें जो ना आपको अपने कॉन्सेप्ट में ला के उसको क्लैरिफाई कर, जैसे मसूद साहब ने कहा कि जी इसकी करेक्टर ऑफ ऑफ पेन और जो नमनेस ऑफ दी फेस, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया कि कहाँ से आ रही, कैसे जा रही है। हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में ठीक है, इसने अपनी तरफ से जो ना फिफ्थ नर्व को इन्वॉल्व करने की, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की, लेकिन डिफरेंशियल में इसने मेनिंजियोमा भी डाल दिया, इसने अपना एक्यूस्टिक भी डाल दिया, लेकिन फिफ्थ नर्व न्यूरोमा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। कीप इन माइंड गफार साहब की बात को कि जी अर्ली एज है 27 ईयर, इसमें एपिडर्माइड हो सकता है, इसने उसको कर लिया, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत सारी चीजें इसकी डेफिसिट है। फॉर एग्जांपल, इसने सिर्फ माइक्रोस्कोप के जिक्र किया, इसमें अगर आप एंडोस्कोप डाल लेते हैं तो ये प्री पोंटाइन जितना भी एरिया पड़ा हुआ है जिसमें बेसलर आर्टरी भी आपको बहुत ज्यादा एंगल्फ नजर आ रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाती है कि उसको आप जो ना उसके जितने भी फ्लेक्स है आप उसको निकाल सकते हैं। गफार साहब की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसमें कैप्सूल को पील ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो आप ब्रेन स्टेम को जो है इंजर करते हैं। ठीक है। क्लिनिकली इसकी जो अप्रोच थी वो रिलेटिवली हम उसको सेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं, लेकिन उसको इस स्टैंडर्ड पे नहीं कह सकते कि इसको हम जो ना पास थ्रू करते हैं। रेडियोलॉजिकली इसको सिर्फ 2-3 एमआरआई की जो ना वो डिफ्यूजन वेटेड और दूसरी चीजों का आइडिया था, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन में इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है ना। थ्योरेटिकली इसने पढ़ा हुआ था, लेकिन जिस वक्त आप एमआरआई की पिक्चर सामने शो कर रहे थे, ना इसे ब्रेनस्टेम का कंपैक्शन नजर आ रहा था, ना इसे फोर्थ वेंट्रिकल का आइडिया हो रहा था, ना इसने बेसलर आर्टरी को जो ना हाईलाइट किया, ना इसने इसकी एक्सटेंट बताई कि ये वाला एपिडर्माइड जो ना वो पोन्स के इंटीरियर साइड पे जा रहा है, मिड लाइन को क्रॉस कर गया, आगे कैसा है, किस तरह। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बच्चे का ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप रेडियोलॉजी पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल पे बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर आके इसको जब फोर्थ वेंट्रिकल का नहीं हो रहा तो उसमें बहुत सारे जो ना वो फिर एप्रीहेंशंस आती हैं कि ऐसे बच्चे आगे क्या करेंगे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वाला बंदा बुक तो अच्छी पढ़ के आया, बट इसको एमआरआई की डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर उसमें इसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक सर, मेरे ख्याल में एक चीज और सर, सॉरी क्विक वन, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको तुमने नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट का ऑप्शन भी दिया है या नहीं पेशेंट को, ये भी ख्याल रखना है हमेशा। दैट्स इट। राइट सर, राइट। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट में वी शुड डिसाइड कि ये जो लड़का है ये सेफ सर्जन है कि नहीं है। अगर वो वहाँ पे अनसेफ हो जाए तो आई थिंक दैट इज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट कि पास हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इस तरह गफार साहब ने जब कैप्सूल की बार बार जिक्र की ब्रेनस्टेम के साथ अटैच और ये पूरा रिमूव कर रहा है, तो आई थिंक ये शो कर रहा है कि person is not safe. Okay sir, next case. प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसने बुक तो पढ़ ली, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है ना, तो उस वक्त ही इज लैकिंग। अच्छा सर, नेक्स्ट केस हम कर रहे हैं। इसमें जो है ना अब्दुल हमीद साहब, आप प्राइमरी एग्जामिनर, ज्यादा चीजें होंगी, आप बाकी सारे बीच में पूछ सकते हैं, तो स्टार्ट आप लेंगे इसका सर, और बीच में मसूद साहब भी पूछेंगे जिस तरह, और गफार साहब भी पूछेंगे, तो वही स्टाइल होगा इस तरह में हमें शुरू कर रहे हैं। ठीक है।
और डॉक्टर शाकिरुल्लाह ही इज अ कैंडिडेट फ्रॉम पेशावर, तो वो लॉन्ग केस करेंगे। अच्छा, ये पेशेंट है, ये बैक एक और उसको ब्लैडर डिस्फंक्शन है, और क्लिनिकली जिस तरह गफार साहब ने कहा, इसमें एक चीज ऐड करेंगे, इसको एंकल जर्क एब्सेंट है, इसके एंकल जर्क एब्सेंट है, बैक और ब्लैडर डिस्फंक्शन है, और ये उसकी बस हिस्ट्री एग्जामिनेशन, बाकी उसने पूछना है। जी शाकिरुल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। इस पेशेंट को बैक एक है, ब्लैडर डिस्फंक्शन है, और उसका एंकल जर्क एब्सेंट है। सर मैं शुड आई स्टार्ट? आपका टाइम शुरू हो गया अभी है। ओके सर, आई विल टेक हिस्ट्री फ्रॉम समवन। ये फरूख आपके साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज थोड़ी सी मेरा नाम डॉक्टर शाकिरुल्लाह है। मैं आप सब की बीमारी की हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाकिरुल्लाह है। मैं आप सब की बीमारी के बारे में कुछ सवालात करूँगा। जी। आपको आपकी कार्ड पर लिखा है कि आपको बैक पेन, कमर की तकलीफ है और पेशाब का मसला है। तो आपको जो कमर की तकलीफ है ये कब से है? ये तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और ये जो पेशाब का मसला है ये कितने अरसे से? ये अभी शुरू हुआ, 1.5-2 महीने हुए। 1.5-2 महीने हो गई। ठीक है। और आपके हाथों में कोई कमजोरी है? नहीं, हाथों में कोई कमजोरी नहीं है। ठीक है। गर्दन में कोई तकलीफ है? जी नहीं। झटके वगैरह या सर दर्द है या जी नहीं। सुनने में या सुनने में कोई मसला तो नहीं है? देखने में? ठीक। तो ये कमर की तकलीफ 1 साल से है। ये आहिस्ता शुरू हुआ या डॉक्टर शाकिर, आपके साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होता है, आप माइक के करीब हो जाए ताकि आपकी आवाज हम सुन सके। ठीक है सर। आपको जो कमर की तकलीफ शुरू हुई ये अचानक शुरू हुई या आहिस्ता शुरू हुई? हेलो, आहिस्ता शुरू हुई। ठीक है। ठीक। ये आगे सीने की तरफ जाता है या सिर्फ कमर की तकलीफ होती है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। कमर में रहती है, कमर के नीचे वाले। ठीक है। पाँव की तरफ ठीक है। पाँव की तरफ आता है? नहीं, पाँव की तरफ भी नहीं आता। पाँव की तरफ भी नहीं आता। ठीक। सिर्फ कमर में होता है? जी। ठीक। ये किस चीज से ज्यादा होता है? हर वक्त ही रहता है दर्द। हर वक्त रहता है। जी। ठीक। जब आप पेशाब करते हैं या खांसते हैं तो इससे कम ज्यादा तो नहीं होता? नहीं, इससे इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन रात में ज्यादा होता है दर्द। आप रात के टाइम ज्यादा होता है? ठीक है। जब आप सोते हैं तो उस टाइम ज्यादा होता है? जी। ठीक। ठीक है। आपको बुखार है? नहीं, बुखार इसके नहीं। साथ? जी नहीं। बुखार नहीं है। ठीक है। आपके जिस्म में कोई रसूली पहले हुई है इस तरह कोई बात? नहीं, और कोई रसौली वगैरह नहीं। को किसी ने बताया कि आपके? ठीक ठीक। नहीं। आपकी टांगे सही है? हेलो हेलो, आपकी टांगे सही है? टांगे हाँ वैसे सही है, थोड़ी कमजोरी है लेकिन वैसे सही है, वो दर्द की वजह से होता है। कहाँ तक? ठीक है। टांगों में कहाँ तक कमजोरी है? टांगों में कमजोरी नहीं, कमर की दर्द की वजह से थोड़ा चलना मसला होता है, बाकी वैसे सही है। ठीक ठीक। आपको जो पेशाब का मसला शुरू हुआ, ठीक है, तो ये छोटे बड़े दोनों पेशाब के या छोटे पेशाब के? छोटे पेशाब से हुआ शुरू, लेकिन बड़े पेशाब में ऐसा कभी कभार महसूस होता है, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं है मसला। छोटे पेशाब का मसला ज्यादा है। बड़े पेशाब सख्त हो जाते हैं? आवाज नहीं आ रही। बड़े पेशाब सख्त हो जाते हैं? जी नहीं। हेलो, आपके बड़े पेशाब सख्त हो जाते हैं? हेलो। नहीं नहीं। ठीक। जी बोले।
ठीक है। आप हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है आप नहीं कर सकते। क्या? सॉरी। हेलो, आपकी छोटे पेशाब का जो मसला है वो ठीक है ना, तो वो किस तरह है? आप छोटे पेशाब नहीं कर सकते। खुद से निकल जाता है, नहीं होता है। कंट्रोल नहीं है हेलो, छोटे पेशाब का जी। ठीक है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ये चला जाता है। जी ये 1-2 महीने से है। जी जी। जी ठीक है। अच्छा 5 मिनट आपके हो गए भाई, काफी टाइम आपने लिया हिस्ट्री में। जी डॉक्टर शाकिर, आपकी ताकि डॉक्टर हमीद जी कुछ को कह रहे हैं क्वेश्चन आपसे। पूछना क्या? ये अब्दुल हमीद साहब, आपकी आवाज भी जरा सही नहीं आ रही है, अब थोड़ा सा माइक के करीब अगर आपको पहले कोई आपकी आपकी हिस्ट्री का टाइम खत्म हो चुका है। डॉक्टर अब्दुल हमीद आपसे कुछ आपको कोई शाकिरुल्लाह साहब आपका टाइम खत्म हो गया ना, आप अच्छा जरा डॉक्टर आप शाकिर सुन ले। मुझे ये बताइए, ठीक है, ठीक है। जी डॉक्टर शाकिर आप बताइए, ये जितने आपने पॉइंट्स पूछे, तो व्हाट डू यू थिंक सो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम? Sir, most probable there is a lesion in the spine, so some compressive pathology रेडियल इन द at स्पाइन the होगा, क्रेनियल वाला तो ये बात नहीं है ना। तो जी आपने ये पूछा लो बैकएक, तो आपने कोई स्पेसिफिकली उसके कोई क्वेश्चन किया कि अपर लंबर में या लोअर लंबर में है, रेडिएशन टू हिप जॉइंट्स, और आपने एक लेग का पूछ लिया, आगे कुछ और कोई क्लियर, कोई एंटीरियर एब्डोमेन में जाता है, रेडिएट करता है नहीं करता? Yes, sir. I asked that the pain is coming toward the chest, or it is radiating to the lower limb. So, तो ये तुमने स्पाइन कहा है शाकिरुल्लाह? there is no. शाकिरुल्लाह, which जी part सर। of the spine? हाँ, which part of the spine ना? ठीक है, स्पाइन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन which part of the spine? Sir, sir, most probably it is in the lumbar area. Which part of the lumbar area? Lumbar spine and in the spine, sir. इधर आवाज Is नहीं there आई। कोई Hello. सिग्निफिकेंस? सिम्पटोलॉजी पहले से प्रोग्रेस कर रही है, नहीं कर रही, स्टैटिक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? Sir, I asked regarding the weakness in the lower limb, but he said that there is no weakness in the lower limb, sir. ठीक हो गया। शाकिरुल्लाह, वो जवाब नहीं मिला मुझे उसका। Hello. किधर है लंबर में, किधर है तुम्हारा लीजन? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir, in the dorsolumbar area, sir. ठीक है जी, डॉक्टर हमीद साहब आप कंटिन्यू करें। हेलो जी, आपको डॉक्टर आवाज आ हमीद रही है? कंटिन्यू करें। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सिम्टोमोलॉजी है ये पहले से प्रोग्रेस की है कि स्टैटिक है, आपने इसके बारे में इंक्वायर नहीं किया? क्योंकि एट टाइम्स अगर आप पैथोलॉजी इन सर जी मैं बात पूरी कर लूं। हेलो जी जी हमीद साहब कैरी ऑन करें आप। जी जी आपकी आवाज आ रही है कि आपकी जो सिम्टोमोलॉजी है ये प्रोग्रेस कर रही है, स्टैटिक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका पूछना। आपका दूसरा हिस्ट्री लेना कि जी ये सिर्फ आपकी लो बैकिंग है, इसका कोई काज, पहले कोई ट्रामा हुआ, पहले कोई और इसका कोई इंसिडेंस हुआ, ये आपने उसमें इंक्वायर नहीं किया। Is it important to ask, is there any history of trauma before or not? Yes, sir. It is very important, sir. So, if there is any fracture and compressing the card, so it's very important, sir. ना, तो जिस वक्त आप किसी चीज को रूल आउट करना चाहते हैं तो पहले आप उसकी जितनी भी प्रीवियस हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, उसको भी आप उसमें रूल आउट करते हैं, तभी आपको आइडिया होता है कि ये लो बैकिंग कैसे है, किधर से जा रही है और इसका ब्लड डिसफंक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके। नाउ according to your history and the positive finding given by the Professor Lar Rahman, the ankle jerks are absent. What other examination would you like to do? Yes, sir. Sir,
first I will take permission for examination, and I will do the general physical examination, the vital examination. Then I will focus on spinal examination, and I will inspect and palpate the spine, any tenderness, any deformity in the spine, and then I will do the lower limb examination. In the lower limb examination, I will check the tone of the both limb, the power, and the reflexes, and then I will check the clonus if the reflexes are exaggerated, and then I will check the joint position and sense, and then I will check the sensation and saddle anesthesia. I will check, and then if, I will make the patient to move, and I will check the gait of the patient. Okay, if I give you that the spine examination is quite normal, there is no tenderness, the both ankle jerks are absent, and the knee jerks are quite okay. Knee jerks are present, and there is no should I say muscle atrophy, but some fasciculations in the thigh muscles are there. So what will you think about that the patient is suffering from? Sir, bilateral ankle joint are absent, sir. But the knee jerks are quite positive. Plantars are upgoing. So what will you think that the patient is suffering from, and how will you investigate? Sir, I can't hear properly. You said that the plantar are upgoing, sir. Examination is in front of you. Ankle jerks are absent bilaterally. Plantars right upgoing. The knee reflex are present. In addition, I tell you that there are some fasciculations in the both thigh muscles. Then what will you think so? Sir, any pathology comes in your mind where there is both upper and lower motor neurons involvement is over there? The conus medullaris lesion, sir. Absent mean lower motor, plantar upgoing upper motor. Yes, sir. सर ये कह रहा है ठीक अब्दुल हमीद साहब ये बता रहे हैं कुछ conus medullaris, sir. Conus medullaris lesion. Conus medullaris lesion. What kind of conus medullaris lesions are there? Can you give me the differential? Sir, the neoplasm is on the top. In this case, sir. Which neoplasm? Sir, it may be the primary or the secondary, but the primary is the most important in this case. Which one? Name anything. Sir, ependymoma. Mexopapillary ependymoma. Mexopapillary ependymoma, sir. What are other kinds of the ependymomas are? Sir, other is the anaplastic and classic ependymoma, the cellular tendentic ependymoma. Hello? Yes, ependymoma. Other than the mexopapillary, what are the others? Sir, one is the anaplastic, and one is the sub-ependymoma, sir. Sub-ependymoma. Do you think so sub-ependymoma will be present in this area? No, sir. It is the classic type of ependymoma, mexopapillary ependymoma. Okay. How will you investigate? If I give you a simple X-ray, just listen. If I give you a simple X-ray of the lumbar spine of this patient, what kind of what kind of findings will you get on simple X-rays?
on simple X-ray, sir. Sir, sorry for that, sir. There must be some scalping of the bodies. There may be enlargement of the intervertebral foramina. The interpedicular distance may be enlarged. There may be erosion of the bone adjacent over there. So many things can be detected on the simple X-rays. So, what kind of investigation will you like to do? Sir, I will like to do the MRI spine with MRI spine and without MRI spine of which area? sir. Hello, sir. मेरी Which आवाज आ रही है, area? sir? MRI spine of which area? MRI dorsolateral area, sir. Dorsolateral area. Okay. Okay, ji. Lal sir, please show him the MRI pictures. So this is your MRI lumbar area, dorsal lumbar area, lower dorsal and the upper one, and the whole of the lumbar area. Can you see anything? Yes, sir. I can appreciate. I need further cut, sir. For so these two images. Okay, sir. Sir, hello. जी आप बताओ. Yes, sir. Sir, this is the T1 weighted images. T1 weighted images of the sagittal dorsolateral area, sagittal MRI, sagittal curves, and there is the hypo to ISO intense lesion at the L1, L2 area, sir. Can it be seen better on other images? Hello, sir. जी दूसरी images दिखा दें लाल साहब. लाल साहब दूसरी image दिखा दें. जी this one. Sir. Now, sir, what are your positive finding on this one? Sir, this is the there is the this is the T2 weighted sagittal dorsolateral MRI, and there is the What is this image? This is T2 and the other image? Yes, sir. This is the T2 MRI, and there is the lesion at the extended from L1 to L3 ISO to hyper intense lesion, sir, and which obstructing the flow of C-shape, sir. Okay. Is it capsulated or this is not capsulated one? Sir, I can appreciate on this. This look like capsulated, sir, encapsulated. Do you need any other images? Sir, I need the with contrast and the axial curves. Ji Lalsa, please. So, what is this? Sir, Lalsa, previous. Lalsa, previous with contrast. Yeah. What is this yes, one? Sir. Sir, this is the T1 with contrast sagittal curves, and there is a heterogeneous enhancement of the lesion at the L1, extended from L1 to L3.
What are these two white lines going upward towards the D12? ये वाले Yeah, these two one. Which line, sir? These two lines. Hello. Yeah, yeah. What are these two lines? Sir, Okay, okay. So what is your diagnosis now? sir, my diagnosis is ependymoma, sir. Ependymoma of which area? Of the lumbar area. Attached with which part of Attached with the phylum, with the conusly area of the card. the? Okay, how will you manage this case here? Sir, I will consult the आखिरी patient 2 मिनट हैं regarding. हाँ, जल्दी Sir. से बता दो बस. Sir, I will consult the patient regarding the surgical option, and if there is and I will make the patient to be operated. So if the patient is What not kind going of to be operation will operated, you do? Ji, sir. What kind of operation will you do? Sir, I will do surgical option from posterior. What kind of posterior यार? Definitely आप इसमें anterior तो जाओगे नहीं ना? Posterior करोगे. Posterior में क्या करोगे? Yes, sir. I will do the laminectomy, sir. Laminectomy or laminotomy of which area? Of the L1, L2. Not L3. I will also, sir, if I can remove the tumor at the hole, so L1, L2 will be better. And if Okay. I need, आपने laminectomy कर ली, what else? आगे further? oh, okay, sir. After laminectomy, I will do the durotomy, sir. Okay, हो गया. Then what next? And durotomy, I will do the myelatomy, and during that time, I should take, I should use. Ji, sir. Is there cord Ji, over there? You said you will do the myelatomy. Is the cord is lying at this area? Yes. Sir, the cord is at the L1, L2 junction. So the cord is very less chances that it will be there, but I will see the how will lesion. you do the myelatomy? If the cord is not there, okay, you will open up the capsule of the tumor. Then what next? Yes. And then I will do the aspiration of the tumor. I definitely, if this is the ependymoma, there will be a cleavage plane, and I will do the ultrasonic aspiration using QSA, and Okay. I will also use the ACCP MEP. Which one is important, SCP or MEP? Sir, both are important, but ACCP are more important, sir. So what will be the criteria on which you will stop your resection of the tumor? What is the criteria of MEP? Yes, sir. Which level it will reduce, and you will reduce, you will stop? Sir, if it is reduced more than 50% of the baseline, the amplitude, so I will stop the surgery at that time. More than 50%, sir. सर टाइम खत्म हो गया, तो आप अपने कमेंट्स, अपने ऑब्जर्वेशन दे दें, तो इसको पास करना, फेल करना वो भी बता दें सर। डॉक्टर साहब हम सब देख रहे हैं, डॉक्टर साहब इट्स नॉट sorry with him, but he's not up to the mark. ठीक है, right from taking history to examination and then the correlation of the things over there. But in surgical procedures, he's totally not aware of what
what to do. So I don't think so he is able to get through. जी गफार साहब आपका क्या कमेंट्स है? Actually, the candidate is very weak as far as the history is concerned. It doesn't know if a patient comes to you with the bladder dysfunction and backache. So you should think of that is there any history of the trauma or not. The candidate is asking about the fits, about the weakness in the upper limb, but the upper limb have to do with the low backache and bladder dysfunction, and the ankle jerks are absent. So he is very much weak. He can't correlate the symptom of the patient according to the history and according to the examination. The second thing is that he doesn't know where I should place my lesion. Sometimes he say that I will place it in the lumbar region. Sometimes he say thoracolumbar region. It doesn't think whether the my lesion is in cauda equina or conus medullaris. So there was a very, very simple viva by Professor Hamid. लेकिन उसकी कोई ऐसी कोई आउटपुट सही नहीं चल रही थी. As far as the surgery is concerned, it doesn't know. He is just telling about the various surgical steps, myelotomy, laminectomy, laminoplasty, but he is not like the one who knows. His response will be very, very specific. It will not be like that laminectomy. Laminectomy doesn't mean what does he means. So he should show that I will do lower lumbar laminectomy to expose the area quite safely, this and that, and I will open the dura. Everybody, the previous candidate in this was also removal of the tumor as a whole. How it is possible that you can remove the ependymoma as a whole? Bit by bit you can remove the whole tumor. It doesn't know anything about the adjuvant therapy. If the examiner asks you to give the management, so you should come with a very good management within few minutes. Yes, yes. So as a whole, the candidate is not clear about the history, not clear about the clinical examination, and not clear about the theoretically, but it doesn't know what this type of tumor, maxillary ependymoma, having a benign course, from where does originate. It was not even difficult to have. So it doesn't know what are the radiological finding in X-ray even. Yes. डॉक्टर मसूद साहब आप कुछ कहें ताकि हम तीसरा केस शुरू करें. मसूद नहीं साहब. सर, ज्यादा तो नहीं. जैसे हमारे दोनों कोलीग ने कहा कि जी तो आपने सारी चीजें इसकी डायग्नोसिस बना के दी हुई थी इसको. हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें जो इम्प्रूव कर सकते हैं, एक तो ये कि इन्होंने जी रिव्यू पहले कर लिया. अगर टाइम लिमिटेड है तो रिव्यू बाद में करो, क्योंकि ये तो हिस्ट्री बिल्कुल ही फोकल दी हुई है. तो अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आपको रिव्यू मिस हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन चीजें तो मिस नहीं होनी चाहिए. इसको आपने ब्लैडर की सिम्टम्स बताया, लेकिन इसने पेरिनियल नमनेस हिस्ट्री में नहीं पूछी. हिस्ट्री में जो वीकनेस है इसको क्वांटिफाई करने की भी कोशिश नहीं की. मतलब ठीक है, ये इनके टिक बॉक्सेस हैं और ये सवाल कर लेते हैं कि हाँ जी आपको कोई मसला तो नहीं है, उसके बाद आगे निकल जाते हैं. भाई वीकनेस नहीं है, लेकिन उससे पूछो तो कि जमीन से बैठ के उठ सकता है कि नहीं उठ सकता, पैर तो नहीं सीढ़ियों पे लगते, एड़ियों पे पंजों पे खड़े हो सकता है नहीं खड़े हो सकता. इस टाइप की चीजों से थोड़ा सा अंदाजा होता है कि जी वीकनेस कहाँ पे है. ये असेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है कैंडिडेट. अच्छा, हम तीसरा केस शुरू करें. मसूद साहब आप इसमें प्राइमरी एग्जामिनर होंगे, बाकी अब्दुल हमीद साहब और गफार साहब बीच में क्वेश्चन दे कैन आस्क. तो इसमें द कैंडिडेट इज डॉक्टर गुलाम मोहम्मद एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केस. सर डॉक्टर जीएम, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. वालेकुम. अच्छा, ये पेशेंट है, आपको आवाज आ रही है ना? जी सर. He is 55 years old male, presented with a history of headache and sudden loss of unconsciousness. ठीक है. And he has also right hemi. ठीक है, तो ये उसका है और इसको प्रोसीड करें. ये मसूद साहब आपके सामने है. चलिए शुरू करें भाई. जीएम साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मोहम्मद है. मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ सवालात पूछूंगा, ठीक है, जिसमें आपके तशखीस में मदद मिलेगी. आपका नाम क्या है? मेरा नाम फर्रुख. फर्रुख. आपकी उम्र 55 साल है, ठीक है जी. जी. शादीशुदा हैं आप? जी. ठीक है. अच्छा, ये बताएं कि काम क्या करते हैं? यानी जीएम देखिए, ये पेशेंट की जरूरत देखो, हेडेक है
सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है और अभी इसको राइट हेमिंग हो गई है ना, तो उसके मुताबिक आप क्वेश्चन करें, स्पेसिफिक क्वेश्चन करें। मसूद साहब और सारे अब्दुल हमीद साहब और गफार साहब सारे आपके आप उनके सामने हैं। तो अच्छा, रोजमर्रा के काम किस हाथ से करते हैं आप फारूक साहब? हेलो जी, सीधे हाथ से करता हूँ मैं। सीधे हाथ से जी। आपने तकलीफ बताई, आपको सर में दर्द है और आपको एक बार बेहोशी का दौरा पड़ा था जी। इसके अलावा आपको कोई झटके पहले नहीं लगे कभी? जी नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि किस हिस्से की कमजोरी है आपको? वो है, आपको बताया कि वो सीधे हाथ पे कमजोरी है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि नज़र का मसला तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है। छोटे पेशाब में मसला वगैरह तो नहीं है? कमर दर्द और गर्दन का दर्द? जी नहीं। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये दर्द आपका सर दर्द है, ये कितने अरसे से है? ये अभी हुआ ना, बेहोशी जब हुआ था, वो कल हुआ था बेहोश, उसके बाद से सर में दर्द हो रहा है। कितना अरसा कितना हुआ है? 1 महीना है, 5 दिन है, 10 दिन? बस कल हुआ था मैं बेहोश, उसके बाद से सर में अच्छा, दर्द हो रहा है। उससे पहले सर में दर्द होता था आपको? जी नहीं, उससे पहले नहीं। कभी सर में दर्द नहीं हुआ? सर में दर्द इस बार हुआ कल और आप बेहोश हो गए? जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सर का दर्द कहाँ से कैसा था? बहुत तेज शदीद था? दर्द था, बहुत शदीद दर्द था। शदीद दर्द था। अच्छा ये किस हिस्से में था आपको? पूरे सर में ही था, उल्टी साइड पे ज्यादा था, लेकिन पूरे सर में फैल रहा था। पूरे सर में फैल रहा था। अच्छा इस दर्द के साथ आपको उल्टी तो नहीं आई थी? नहीं, उल्टी नहीं, मैं बेहोश हो गया था जब कल बेहोश हो गया था उसके बाद से, लेकिन दर्द है अभी भी दर्द है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये दर्द जो है अभी कुछ खास चीज़ों से, खांसने से या किसी उससे पाखाना करने से, छोटा पेशाब पे बैठने से दर्द बढ़ता तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शदीद दर्द है जो कि मुसलसल है। ठीक है। अच्छा इस दर्द के साथ आपको आंखों में रोशनी ज़्यादा चुभती तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपका बेहोशी का दौरा था, ये दर्द के फौरन बाद आप बेहोश हो गए थे या फिर कोई एक ऐसा कमजोर हुआ था, फड़फड़ाया था, या फिर उसके बाद आप बेहोश हुए थे, या अचानक ही बेहोश हो गए थे? नहीं, अचानक से बेहोश हो गया था, मुझे उसका नहीं मालूम। ठीक है। कितनी देर तक आप बेहोश रहे थे, किसी ने बताया आपको? आज मैं बताया हाँ कि वो 10-15 मिनट के लिए बेहोश था। 10-15 मिनट तक आप बेहोश थे? उसके साथ आपका छोटा पेशाब तो नहीं निकला था? जी नहीं। आंखें ऊपर चढ़ी हो, मुंह में झाग आया हो? नहीं। अच्छा होश में आए तो किसी हिस्से में कमजोरी तो नहीं थी आपको? सीधी साइड पे कमजोरी है। सीधे साइड में वही उतनी ही कमजोरी है या थोड़ी बेहतर हुई है बेहोशी के बाद? नहीं, ऐसा नहीं लगा, उतनी ही है कमजोरी है अभी। उतनी ही कमजोरी है सीधे साइड? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऐसा पहले तो नहीं था मुझे, लेकिन अभी खानदान में किसी को मसला तो नहीं है? खानदान में रहता है लोग। सर दर्द का मसला है या ब्लड प्रेशर का है? ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। अच्छा आपको दिल का मसला तो कभी नहीं हुआ है कि दिल का नहीं। वाल्व का मसला हो या कोई सर्जरी वगैरह का? नहीं, कभी नहीं है। अच्छा कोई जिगर का मसला या गुर्दों का मसला कभी आपको हुआ हो? जी नहीं। इसका टाइम हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपका राइट सीधा हिस्सा जो कमजोर है, अभी आप चल पाते हैं उससे? मैं तो बिस्तर पे हूं। आपकी हिस्ट्री का टाइम हो गया है सर। यस। ये आपने गुर्दों का मसला पूछा, क्यों? Sir, I just wanted to differentiate if patient has any renal cysts or liver cysts that are associated with Berry aneurysms. To just exclude that. ठीक है। और क्या पूछते आप अगर हिस्ट्री में और आपको टाइम होता तो? सॉरी सर? और क्या पूछते अगर हिस्ट्री में टाइम होता आपको तो? सर और टाइम होता तो मैं गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन का अकड़ना। स्मोकिंग का नहीं पूछते? जी सर? स्मोकिंग का पूछा आपने? यस सर, आई शुड हैव आस्क्ड। अच्छा, क्यों स्मोकिंग का क्या ताल्लुक है इस चीज से? सर स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द एन्यूरिज्म एंड रप्चर एन्यूरिज्म। तो क्या आपकी क्या अभी डायग्नोसिस बन रही है? सर माय डायग्नोसिस वास्कुलर है सर। वास्कुलर इवेंट, ओके। मोस्ट प्रोबब्ली सर रप्चर्ड एन्यूरिज्म, सबरेक्नोइड हेमरेज। ओके, और इसके अलावा? इसके अलावा सर पेशेंट कैन हैव नियोप्लास्टिक लीजन
or patient can have stroke, tumor bleed. अच्छा, और वैस्कुलर में, प्योर वैस्कुलर में और क्या हो सकता है एन्यूरिज्म के अलावा? सर एवीएम ब्लीड हो सकता है। एवीएम ब्लीड हो सकता है, ठीक है। चलें आप ऐसा करें, फिर अब एग्जामिनेशन कर लें इनका। Sir, first of all, I'll start from the general physical examination, and then I'll move to the cranial nerve examination and lobe examinations, and then I will examine the knuckle rigidity, Kernick sense, Brudzinski sign. I will go for assess the weak side of the patient to see power, how much power is there in the upper limb as well as in the lower limb, and that's it, sir. अच्छा, तो कैसे पावर कैसे एनालिसिस करेंगे? सिर्फ पावर देख लेंगे और बस? सर आप मेनली पावर, रिफ्लेक्सिविटी में देख लूंगा, टोन, बल्क इन द अपर एज वेल इन द लोअर लिम्ब, सर। अच्छा, और क्या करेंगे इसके साथ? क्रेनियल एग्जामिन करिए आपने या नहीं? जी सर, क्रेनियल एग्जामिनेशन बताया सर। बताया आपने, ठीक है। अच्छा, हमीद साहब, गफार साहब, कुछ और आप ऐड करना चाहें इसमें यहाँ पे? ये आपने कोई नेक रिजिडिटी या साइन ऑफ इंजरी डिटेक्शन देखे? सर आपकी आवाज कम आ रही। जी बोला इसने, नेक रिजिडिटी बोल दिया, ठीक जी है सर। जी ठीक है। तो ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन पे जाएं। जी, क्या हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर? Sir, I'll start with specific investigations, then relevant and baseline. In specific, first of all, I'll go for CT scan. अच्छा, ये एग्जामिनेशन की फाइंडिंग आपको दे दी इन्होंने? जी सर, neck rigidity is positive and GCS is 13/15 right hemiplegia, sir. ठीक है, तो क्या आपको चाहिए CT स्कैन चाहिए? जी सर, first of all, I'll go for CT scan. अच्छा जी, CT स्कैन दे दें भाई इनको। बताइए सर, this is CT scan brain plane of the patient. GCS 13 वाला पेशेंट इतनी फ्रीक्वेंट हिस्ट्री देगा आपको? सॉरी सर, GCS 13 नहीं सर, वो नहीं देगा ना? तो यार तुम्हें बताना चाहिए था ना कि ये GCS आपने गलत लिखा है। चलो आगे बताओ। Sir, this is CT scan brain plane, axial cuts showing there is hyperdense area in the left sylvian fissure, and interhemispheric there is hyperdense area also in interhemispheric fissures, basal cisterns as well as in the left sylvian fissure. There seems diffuse edema in the brain, and I cannot appreciate the frontal horns of the lateral ventricles, and there is mild dilation of the temporal horn on the right side as well as on the left side. ठीक है, तो आप क्या करोगे? और sorry डॉक्टर जी, would you expect frontal horn to be seen on this picture? नो सर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेकिन थोड़ा सा राइट साइड पे आई कैन अप्रिशिएट फ्रंटल हॉर्न, बट देयर इज इट्स नॉट अप्रिशिएटेड ऑन द लेफ्ट साइड. So if there was symmetry, then I would hope for the same ventricular size on the left side as well. Okay, ठीक है. तो जी आगे क्या करेंगे फिर आप? Sir, I will advise angiogram. अच्छा, तो अगर आप इसके ऊपर फिशर ग्रेडिंग लाए तो कौन सी फिशर ग्रेड इसके ऊपर लगेगा? सॉरी सर, फिशर ग्रेडिंग अगर आप लगाओ इसके ऊपर? जी सर. तो ये किस फिशर ग्रेडिंग में आएगा? सर, पेशेंट्स GCS 13/15 हेमिप्लेजिया है, तो फिशर ग्रेडिंग होती है ना? सर का सवाल सुने आप। ग्रेड 3। अच्छा जी, ठीक है जी, आगे चलें। हाँ, क्या चाहिए अब आपको? और एंजियोग्राम सर, CT अच्छा, एंजियोग्राम जो है इसका कल के लिए बुक हो गया है, तो अभी आप क्या करेंगे पेशेंट के साथ फिर? सर, अभी I will start patient in the आवाज कट रही है जीएम तुम्हारी। सर, I will start resuscitation of the patient. क्या करोगे? I will counsel the patient and admit in the ICU
start medical treatment of the patient with I will start with admission in the ICU with monitored bed and start fluid therapy as well as the anti-epileptics and painkillers, antiemetics, calcium channel blockers like nimodipine and H2 receptor blockers. I will also give steroids for the pain and rigidity. I'll also give diuretics to decrease the intracranial pressure. डाययूरेटिक्स देंगे, अच्छा जी सर. और ये ट्रिपल एच थेरेपी क्या होती है, वो करते हैं अभी भी या नहीं? जी सर, ट्रिपल एच थेरेपी इज हेमोडाइल्यूशन, हाइपरटेंसिव स्लाइटली पेशेंट को रखूंगा एंड तो ये तुम कैसे करोगे? एक तरफ से तुम डाययूरेटिक्स दे रहे हो और फिर कहते हुए तुम ट्रिपल एच भी करने की कोशिश करोगे? हाउ इट गो विद टुगेदर? सर क्या करोगे, वो करोगे या वो करोगे या दोनों करोगे एक साथ? Sir, initially, my main goal is to increase the rheologic properties of the intravascular blood. So I will give mannitol because the mannitol has it increases the rheological properties of blood in the intravascular compartment. So it draws the fluid, and I'll make sure I'll fluid resuscitate before giving mannitol. So I'll also give a shot of mannitol. I'll go for that. अच्छा लाल साहब, mannitol देते हैं आप लोग क्या सबएक्यूट मरीज में? अच्छा तो ठीक है, और क्या कराओगे अभी इन्वेस्टिगेशन में तुम लोग? हम रूटीन में नहीं देते सर. I'll go for the baselines. Baseline में नहीं ठीक है, ये हो गया, सीटी हो गया, इसके बाद एंजियो कहा था तुमने? कौन सी एंजियो का? ये कौन सी एंजियो चाहिए? एंजियोग्राम पास सर. सीटी एंजियो चाहिए. लाल साहब कुछ है आपके पास सीटी एंजियो या क्या है आपके पास? चलिए आ गया, बताइए. Read it. This is the CT angiogram of the patient with axial and coronal cuts, showing there is aneurysm at the MCA bifurcation on the left side. In the axial cuts as well as it is on the coronal cut as well. The dome of the aneurysm seems to be pointing downwards, and there is no associated arteriovascular malformation or any other aneurysm at other location. अच्छा ये बताइए अब आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें आप? Further sir, again I'll also advise catheter angiogram. अच्छा कैथेटर एंजियोग्राम जाने से पहले वो भी पूछते हैं लाल साहब से, यकीनन होगा इनके पास. इसको इसकी जो है, ये तो आपने एक जनरल ट्रीटमेंट कर ली, रिससिटेशन और ये वो, इसकी एन्यूरिज्म की ट्रीटमेंट क्या करने की कोशिश करेंगे आप? सर एन्यूरिज्म के लिए ट्रीटमेंट इज I have two options, either endovascular or surgical clipping. अच्छा एंडोवास्कुलर के बारे में क्या ख्याल है इस एन्यूरिज्म को देखते हुए आपको? Sir, I think from looking at the CT angiogram, I think the neck seems broad. Okay. So I would go for surgical clipping. खुद ही चले जाओगे तुम या किसी से पूछोगे कि भाई? Doctor sir, what is the difference between the secular aneurysm and the fusiform aneurysm? Sir, secular aneurysm is aneurysm that outpouches from the vessel on the one side of the vessel, while the fusiform aneurysm is the aneurysm that causes circumferential dilation of the vessel at a certain point. So which one is better for the clipping and which one is better for the endovascular procedure? Sir, secular aneurysm is good for clipping and fusiform aneurysm is good for endovascular. Yes, ठीक. Go ahead. अच्छा तो ठीक है, इसको एंजियो है लाल साहब? अच्छा अब एक काम करो, इधर तुमने बाकी चीजें तो बता दी हैं. लाल साहब आपके पास है ना कर्सर?
लाल साहब? यस यस, मैं उमर कर ला रहा हूँ। इधर आप इनसे कुछ वेसल्स तो पूछें इधर उधर दूसरी। कहाँ पे मुझे बताएं, मैं कर कहाँ पे खड़ा कर दूँ? आपकी जो दिल करे पूछें। यहाँ यहाँ ये पूछ लें, ये क्या है भाई? अच्छा ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज द MCA सर। MCA पूरा उसको एक्सप्लेन करो ना, व्हाट डू यू सी, कि किस लेवल पे है, मतलब M1 M2 पे है, M2 M3 पे है, किस सर किस्म का एन्यूरिज्म लग रहा है, मतलब है ना, व्हाट विल बी योर प्रोटोकॉल का, कैसे आप उसकी सर्जरी करोगे या इसको वैसे ही मैनेज करना चाहते हो, पूरा उसको एक्सप्लेन कर लो आपको जो जो नजर आ रहा है। Sir, this is this catheter angiogram of the patient. In the A, there is a, AP projection, and B is the slight lateral oblique projection. C is the lateral projection of the same patient. And sir, नहीं ये बताएं कि ये एन्यूरिज्म है कहाँ पे, कौन सी MC के कौन से लेवल पे है? MCA के सर बाइफर्केशन के ऊपर है। कौन सी बाइफर्केशन? बाइफर्केशन तो उसमें काफी ज्यादा है ना सर। M1 M2 उस पे है सर। ये गफार साहब वो बता दिया उसने। हाँ, मैं उस M1 M2 के जंक्शन पे, M2 M3 के जंक्शन पे, या मतलब बिल्कुल उस पे है, पार्टिकल एरिया में है? M1 M2 जंक्शन है सर। अच्छा जी सर। So how will you manage your patient? जी सर। सर हमारे पास 2 मिनट है इस पेशेंट की मैनेजमेंट में, 2-3 मिनट आप ले सकते हैं। सर जी उसमें क्या करोगे बेटा? Sir, I will first of all optimize the patient, medically optimize the patient. Optimize हो गया, सारा कुछ हो गया। And then I'll go for clipping, sir. Clipping of the अच्छा, aneurysm. कैसे करोगे क्लिपिंग? Sir, after taking consent and under general anesthesia and proper positioning, sir, I will. पेशेंट टेबल पे लेटा हुआ है, मतलब 30 डिग्री हेड उसका टिल्ट हो चुका है, मतलब है ना थोड़ा सा नेक को एक्सटेंड किया जा चुका है। Now give the incision and explaining what precaution you will take. Sir, first of all, I will start for the arterial craniotomy. Start my incision 1 centimeter anterior to the tragus and go upwards and curve anteriorly at. स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू खोलने में किसी चीज का एहतियात करोगे? Sir, I will take precaution not to injure the middle meningeal, superficial temporal artery. Yes, अच्छा। आगे? Yes, sir. Then I will go for sir. I will raise the skin flap and then I'll. रेज हो गया, बोन आपने रिमूव कर दिया, बोन रिमूवल में स्फिनाइड रिज के साथ कुछ करोगे कि नहीं? Sir, I will not do anything with this sphenoid ridge, sir. अच्छा, स्फिनाइड रिज के साथ कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, ड्यूरा को किस तरफ रिफ्लेक्ट करोगे? डाउनवर्ड या अपवर्ड? इंटीरियर इंफीरियरली ग्रेटर स्फिनॉइड विंग की तरफ सर, कर्वीलिनियर इंसिजन देके डाउनवर्ड करोगे, ठीक है। I'll start अब आपको dissecting. नजर आ गया, सिल्वियन फिशर नजर आ गया। जी सर, I'll start dissecting the Sylvian fissure, sir. कहाँ से शुरू करोगे? मतलब इंटीरियर एंड से, पोस्टीरियर एंड से? सर एंटीरियर एंड से डिसेक्टिंग स्टार्ट करूंगा टुवर्ड्स पोस्टीरियरली एंड डीप। वो इंटीरियर एंड से शुरू करोगे। इंटीरियर एंड कौन सा वाला होता है? सर टेम्पोरल टिप की तरफ से सर, नीचे जो होता है स्फिनाइड रिज की तरफ से। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करोगे? प्रॉक्सिमल कंट्रोल के लिए ट्राई करोगे कि आप एन्यूरिज्म को ढूंढने के चक्कर में होंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई फॉर द प्रॉक्सिमल कंट्रोल ऑफ द एन्यूरिज्म। गफार साहब आपका टाइम खत्म हो गया। अच्छा, सॉरी। तो अभी आप बताएं आपने क्या किया उनके साथ? पास कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल इनके लिए। अभी तक ठीक जा रहा था, लेकिन बात है ना कि अभी बेसिक मतलब है, मैं उसे पूछ रहा हूँ कि आगे जब वो जा रहा है बेसिक कंट्रोल के लिए, मतलब है ना कराटिटिक कवर्नेस एरिया की तरफ, मतलब है तो ब्लीडिंग उससे हो रही है, मतलब है ना उसकी फिशर की जो उसका है, तो अब आगे क्या करेगा? अब आगे तो टाइम खत्म हो गया। आपने टाइम जो रखा है 20 मिनट, तो इसमें तो ये इस तरह होगा सर। असल में बात है ना सर कि ये जो कैंडिडेट था ना, अब ये कैंडिडेट टेक्निकली ही कैन पास,
लेकिन असल में बात है ना कि जिस तरह आजकल ये एग्जाम का सिस्टम शुरू हो चुका है ना, जब इसको क्लियर कट बता दिया है दैट योर पेशेंट इज हैविंग हेडेक एंड ही इज हैविंग मतलब है ना अनकॉन्शियसनेस को उसका एक अटैक हो चुका है और इसके बाद एक साइडेड की वीकनेस है। अब उसको टेक्निकली पता होना चाहिए कि इसको कोई वस्कुलर सीवियर हेडेक हो चुका है, फिर इसके बाद वस्कुलर या हेमरेजिक स्ट्रोक है या एन्यूरिज्म ब्लीड हो चुका है। इसके लिए हिस्ट्री में बिल्कुल क्रिस्प किस्म के 2-4 सवाल करने चाहिए ताकि पता चल जाए कि बंदे को आइडिया है कि किस किस्म की हेडेक हो गई थी, मतलब मैंने जो बहुत सीवियर हेडेक था, लाइफ में कभी इस तरह हेडेक नहीं हुई थी, शेडेड वीकनेस हो गई। तो इस किस्म की आगे पीछे नहीं जाना चाहिए कैंडिडेट को जिस बंदे के पास नॉलेज होता है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उसने ये चेक करना था क्या अपर मोटर न्यूरॉन टाइप फाइंडिंग है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फाइंडिंग है, प्यूपल कैसे है, ये छोटी छोटी चीजें करके ना इसके बाद उसने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए था एग्जाम के लिए, ताकि डिस्कशन उसके साथ क्लियर कट हो जाए ना, तो आपके लिए पास फेल होना आसान हो जाए। राइट सर। जी सर। अब बात है ना कि अब इस केस में मिसाल के तौर पे अगर आगे से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी या सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के मतलब एनास्टोमोसिस या बाकी मतलब जो रेसिडेंट वासिस पे हम जाते हैं ना, उस वक्त तक टाइम ही नहीं मिल गया। वन इज नॉट क्लियर हाउ मच ही इज एक्सपर्ट theoretically and practically। जी अब्दुल हमीद साहब, आपका कुछ ऑब्जर्वेशन हैं तो? मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ही इज अदर देन द टू जो कैंडिडेट्स थे, ही वाज मच बेटर। इसकी अप्रोच रिलेटिवली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और बेहतर थी। इसकी जो सीटी और सीटी एनजीओ और ये डीएसए की जो फाइंडिंग्स है वो भी रिलेटिवली बहुत अच्छे इसने डिस्क्राइब की है। एंड ही इज ए गुड कैंडिडेट, he deserves to be passed। थैंक यू सर। जी मसूद साहब, आप एक दो लफ्ज बोले। डॉक्टर मसूद साहब, डॉक्टर मसूद साहब। तो सर एग्जाम इसी तरह होगा, यानी इस बार वही 3 स्टेशन होंगे 20-20 मिनट्स के जो क्लिनिकल साइड में, टॉक्स वही पुराना होगा और इस तरह 20 मिनट्स के वो बता रहे थे तारिक खान साहब और सारे लोग, इस तरह होगा। तो होपफुली इंशाल्लाह देखते हैं अच्छे रिजल्ट्स होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन इंशाल्लाह। ये ज्यादा बेहतर तरीके से जो ना कहेगा, लेकिन उसमें बस एक चीज है, कोरोना के बाद हमने फिर दोबारा, मेरा ख्याल है कि वो क्लिनिकल ओरिएंटेशन ज्यादा बेहतर रहेगी अगर यस बिल्कुल पेशेंट टू, दैट इज द बेस्ट वन। हां जी, दैट इज द बेस्ट वन। आपकी जो लिस्ट ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर्ड कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज है ना वो चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हां जी, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू गफार साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, रियली उबलाए सर, थैंक यू। थैंक यू। बाकी अगर हमारी कोई जरूरत हो कोई हो तो दोबारा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। तो हमीद साहब थैंक यू सर, अपनी टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। मसूद साहब थैंक यू मसूद साहब, थैंक यू सर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा ऑन करो उसको जल्दी से।